हेलो एवरीवन, प्रैप शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। लास्ट क्लास में आपने लास्ट वीडियोस आप देख कर ही आए होंगे। क्या पढ़ाया था मैंने उसमें? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो जब हमारा ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया, फोर्सेस पढ़ लिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो एक बार हम टॉपिक डाल लेते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्लियर? वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखिए, अब हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या है? हमारा वर्क। वर्क क्या होता है हम उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। अब आप बताइए, मान लीजिए आपसे कहा गया आपने एक गिलास में पानी लिया, आपने उसे उठा के ऐसे हाथ में रख लिया, जैसे मैंने मार कर लिया, हाथ में रख लिया। अब मैं इसको आधे घंटे तक 20-25 मिनट्स तक मैं इसको होल्ड करके रखती हूँ, ठीक है? तो क्या मैंने कोई काम किया है? बताइए, आप कुछ काम किया है? मैंने किया है? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने कुछ काम किया है। एक चीज और, अब मान लीजिए कि आपके घर में कुछ साफ सफाई चल रही है ना, तो आपको बोला गया कि बकेट को ऐसे होल्ड करके रख लीजिए पानी से साफ करने के, या फिर आपने पकड़ के ऐसे बकेट को रख लिया। अब आप ऐसे होल्ड करके खड़े हुए हैं 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक, तो क्या आपने कुछ काम किया? आप कहेंगे हाँ हमने काम किया है, हमने उसे होल्ड करके रखा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम कहीं पर जा रहे हैं, तो कोई सामान होता है तो हमें वो दे दिया गया, तो हमसे बोला गया कि आप यहीं पर वेट करो, हम आ रहे हैं। तो आपने उस सामान को होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक, जब तक कोई जो दूसरा गया था साथ में वो वापस नहीं आया। तो आप बोलेंगे कि आपने कुछ काम किया। तो आपकी नजरों में वो काम है, लेकिन साइंस की नजरों में, फिजिक्स की नजरों में वो काम नहीं है। वो कोई काम नहीं है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्क की, कार्य की, इसी काम की हम बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स की नजरों में ये आपने जो भी अभी मैंने एग्जांपल दिए वो कोई काम नहीं है, वो कार्य नहीं है, वर्क नहीं है। अब वर्क होता क्या है? वर्क क्या होता है एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है आपका, वर्क इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यानी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यानी हमने जितना भी क्या किया, हमने जितना भी फोर्स लगाया, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने क्या किया? मूवमेंट शो करी। क्या किया? किसी भी ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट शो करी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल करी कुछ, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है, काम हुआ है ना? क्या बोलेंगे हम? काम हुआ है। जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बोला कि आपने कोई वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में काम क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब हम फोर्स लगाते हैं और कोई वो डिस्टेंस मूव करता है, जैसे मान लीजिए वुडन ब्लॉक है कोई, ठीक है, वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर आप खड़े हैं, आपने इसको पुश किया है ना, आपने इस पे फोर्स लगाया, इसे पुश किया, तो वो अगर यहाँ था, लास्ट वो यहाँ था, अब वो यहाँ से मूव होके वो यहाँ तक आ गया है, ठीक है। और मान लीजिए उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है? 10 मीटर। आपने फोर्स लगाया और डिस्टेंस उसने कवर कर ली 10 मीटर। तो क्या आपने कोई काम किया है? हाँ जी। अब आपने फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में काम किया है। क्यों? क्योंकि जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी। वो कितनी थी? 10 मीटर। वो यहाँ से अपनी पोजीशन से 10 मीटर आगे की तरफ मूव हो गया, आगे की तरफ वो मूव हो गया। लेकिन वहीं पर आपको इससे बड़ा ब्लॉक दे दिया जाए, इससे बड़ा ब्लॉक दे दिया जाए, और आपसे बोला जाए कि आप इसे पुश कीजिए, आप इसे पुश कीजिए, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर भी अपना फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया। अब ये बिल्कुल भी अपनी डायरेक्शन से, अपनी पोजीशन से बिल्कुल इतना भी मूव नहीं हुआ, इसके अंदर मूवमेंट कुछ भी नहीं हुई, और ना ही इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी। आपने पूरी एनर्जी लगा दी, इसमें पूरी पावर से आपने फोर्स अप्लाई किया, और इसके अंदर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुई, ये अपनी पोजीशन से इतना सा भी नहीं हिला। तो क्या आप बोलेंगे आपने कुछ वर्क किया है, काम किया है? आपकी नजरों में वो काम है, आपने काम किया है, लेकिन साइंस की नजरों में, फिजिक्स की नजरों में वर्क नहीं है। वर्क कब होगा? जब आपने फोर्स अप्लाई किया है और उस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तब हम बोलेंगे आपको कि आपने वर्क किया है। क्या आपको ये समझ आ गया कि वर्क है क्या? वर्क है क्या
और उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर, क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, इसकी डेफिनेशन आपसे बोलूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो क्या होगी, इसे इरेज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वर्क क्या आएगा, वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी and it move some distance, ठीक है। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है कुछ डिस्टेंस तक, थोड़ा सा मूव हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या था आपका, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, एफ इंटू डी। ठीक है। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एक हो गई एसआई यूनिट और एक हो गई हमने जो यूनिट बनाई है इस फॉर्मूले से, वो जो इस फॉर्मूले से यूनिट बनाएंगे वो क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई है न्यूटन मीटर। और एसआई यूनिट क्या हो गई, वर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई, बताइए जरा, एसआई यूनिट क्या हो गई वर्क की, जूल, क्या हो गई, जूल। अब जो एसआई यूनिट है वो तो जूल है, एसआई यूनिट की हमने बात कर ली है। और एसआई यूनिट ये किस सिस्टम में होती है, एमकेएस सिस्टम से क्या हो गई आपकी एसआई यूनिट, जूल हो गई, यानी जो यूनिट है आपकी जूल। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक और यूनिट होती है जो सीजीएस सिस्टम के थ्रू होती है, किसकी, वर्क की, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है आपका, अर्ग। क्या है आपका, अर्ग। तो इसको आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं जूल में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 1 जूल की वैल्यू होती है 10⁷ अर्ग, 10⁷ अर्ग। क्या ये सभी को क्लियर है, क्या इतना सभी को क्लियर हो गया, क्या इतना सभी को क्लियर है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक बार, वर्क डिपेंड करता है जितना भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जितनी भी वो डिस्टेंस मूव करता है उसे हम बोलते हैं वर्क। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो यानी कि जो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी। तो हमारी यूनिट क्या हो गई इसकी, अगर हम इससे निकालेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो न्यूटन मीटर हो जाएगी। और जो इसकी एसआई यूनिट है, जो एमके सिस्टम की यूनिट है, वो क्या है हमारी जूल। अब इसके एक और यूनिट है सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसको नहीं समझ आ रहा वो जाके लास्ट की वीडियो से एक बार चेक कर लीजिए, पढ़ के आइए अच्छे से, यूनिट वाला जो मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट कराया वो अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये क्या है आपका, नेक्स्ट सीजीएस के अकॉर्डिंग क्या है इसकी यूनिट, अर्ग। अर्ग की वैल्यू क्या होती है, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, ये आपकी एक और यूनिट है। ये शायद आपने पहली बार सुनी होगी या फिर कहीं और अगर पढ़ी होगी तो पढ़ ली होगी, बट ऐसा यूनिट आपको पता होगा पहले से कि क्या होती है, वो जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। क्लियर। अब देखिए, अब जो आप वर्क करते हैं, आप फोर्स लगाते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करना, तो आपको इसकी डायरेक्शन तो नहीं होती, मतलब उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। आप स्ट्रेट भी फोर्स लगा सकते हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं, आप नीचे से ऊपर की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, अलग अलग डायरेक्शन है इसकी मूवमेंट की। जब ये अलग अलग डायरेक्शन दे रही है, डिस्टेंस इसका जो वर्क है, काम अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला भी क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग तरीके से हम निकालते होंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, तो वो एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने बोला आपसे कि ये आपका कोई वुडन ब्लॉक है, आप इसे मूव करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका फोर्स, जो आपका वर्क हुआ है वो क्या हुआ है यहाँ पे, एफ इंटू डी, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन अगर आप इसकी कोई डायरेक्शन है या फिर इसने किसी इतनी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करवाया, आपने फोर्स लगाया जिससे कि क्या बन गया, कोई एंगल बन गया,
तो आप क्या निकालेंगे, एफ डी कॉस थीटा। उस एंगल को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा, यानी थीटा क्या होगा, वो एंगल जिसपे हमने क्या करा है, फोर्स अप्लाई करा है, जिसपे हमारा वर्क हुआ है। क्या क्लियर हो गई सभी को ये बात सभी को क्लियर हो गई। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, और कॉस थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी होगी मैथ्स में कि कॉस थीटा की वैल्यू कब कहाँ कितनी होती है, तो ये आपको वहां से पता चल जाएगा। क्लियर, क्लियर है। तो एक बार एक इस पे क्वेश्चन देख लें, और ये मैं एक बार आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, इफ, ताकि आपको याद रहे क्या, इफ वर्क इज डन एट अ पर्टिकुलर एंगल। क्लियर, अगर वर्क किया जाएगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझा देती हूँ कि ये फॉर्मूला यूज कहाँ होगा और किस तरीके से इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन है आपका ये कि एक वुडन ब्लॉक है, आप इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वुडन ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना बनना है, 30 डिग्री का बनना है। ये आप यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये यहाँ पर डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस मूव कर रहा है, आप यहाँ से फोर्स कितने लगा रहे हैं, पहले फोर्स देखिए, फोर्स लगा रहे हैं आप यहाँ से 50 न्यूटन का, और कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये 10 मीटर। कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर। अब जब ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फोर्स हम लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है, यानी वर्क कितना है। तो वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ इंटू डी कॉस थीटा। क्लियर, तो एफ लगाएंगे, यानी एफ कितनी वैल्यू हो गई 50, डी यानी 10, और कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा मतलब कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 30, कॉस की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो कॉस 30 की वैल्यू आपको सभी को पता ही होगा, फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए क्या वैल्यू है। मैथ्स तो पढ़ी है ना आपने, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है आपका पूरा, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें आपको पता होगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर, √3/2 हो गई, फिर ये 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया 250 √3, और यूनिट क्या है इसकी, जूल, या फिर आप लगा दीजिए अर्ग। क्या ये न्यूमेरिकल सभी को क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे वर्क कितना हुआ है, 250 √3 जूल और अर्ग। ये क्लियर हो गया सभी को, ये क्लियर हो गया, वर्क क्लियर हो गया कितना हुआ है। चलें अब आगे बढ़े। देखिए मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम हम वर्क डन निकाल रहे हैं। क्या, हम वर्क डन निकाल रहे हैं किस कंडीशन में, जब हमारा फोर्स अप्लाई होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप हमेशा स्ट्रेट फोर्स तो नहीं लगाएंगे, आप कभी ऊपर से नीचे की तरफ भी लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ भी लगाएंगे, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब इस तरीके का कुछ एंगल बनेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब वो एंगल बनेगा तो अब हमें जो फोर्स चाहिए होगा वो एंगल के अकॉर्डिंग चाहिए होगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट एफडी से निकाल देंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे, तो हमारा वर्क जो है वो सही नहीं आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे क्या, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने यहाँ पे लगाया। अब मैंने क्या करा, आपको मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको कि इस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे, ये सब आपको गिवन होगा, 30 डिग्री एंगल पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया 50 न्यूटन, और कितनी डिस्टेंस मूव करी है इसने 10 मीटर। तब हमारा वर्क कितना होगा, तो एफ डी कॉस थीटा हमने फॉर्मूला लगाया 50 इंटू 10 इंटू कॉस 30, क्योंकि 30 हमारा एंगल था। अब कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, हमने वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर कितना आ गया 250 √3 जूल, या फिर अर्ग लिख दीजिए। जो ऐसा यूनिट है इसकी वो जूल ही है, हम जूल ही लिखेंगे, बट मैंने आपको अर्ग इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि इसकी एक और यूनिट भी होती है जिसे क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े अब, चलिए अब आता है टाइप्स ऑफ वर्क डन।
कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, किस तरीके के हम काम करते हैं, वो हमें देखना है। टाइप्स ऑफ अब ये आपको वर्क अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में। यूनिट क्या होती है, यूनिट पूछ ले, बेसिकली यूनिट से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक बार जो यूनिट वाली वीडियो है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसे जाके चेक कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें मैंने सबके यूनिट्स लिखवा दिए आपको। तो आपको अब कहीं भी यूनिट की जरूरत नहीं होगी अगर आपने वो अच्छे से वीडियो देखी है, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करें। क्लियर। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन। कितने टाइप्स के वर्क डन होते हैं, 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव, एंड थर्ड वन इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड वन इज जीरो। क्या आप कहेंगे जीरो? हाँ जी, जीरो के तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी। जीरो के आपको एग्जांपल बहुत सारे मिल चुके हैं पहले ही क्लास के शुरू होते ही, तो आपको एग्जांपल की जरूरत है नहीं यहाँ पर जीरो के लिए। आपको किसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत है, पॉजिटिव और नेगेटिव की। किसके लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की। देखिए कैसे, नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव कब होगा, ये थीटा है आपका, क्लियर। जब आपका थीटा 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। 90 डिग्री से आपका थीटा बड़ा होगा, तब आपका जो वर्क है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी वर्क है वो लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा। देखिए कैसे, 90 से बड़ा 120 ले लीजिए, 150 लीजिए, फिर हम उसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो नेगेटिव पुट होगी। जब नेगेटिव वैल्यू पुट होगी तो वर्क भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी जीरो से कम आएगा। क्लियर। अब अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, जो हमारा थीटा है वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। जो थीटा है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो यानी वर्क हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर जो वर्क डन होगा हमारा वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, इसलिए वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा वो पॉजिटिव। क्लियर, क्लियर। अब एक और है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू फटाफट बताइए कमेंट करके। 90 डिग्री पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। जब हमारा थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया 90 डिग्री पे, जब हमारे थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, वर्क हमारा जीरो। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ जी पॉजिटिव हो सकता है। क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ नेगेटिव भी हो सकता है। क्या आप कहें, आपसे पूछा जाए कि वर्क जीरो हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ जी जीरो भी हो सकता है। ये 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा क्या होगा, लेस देन 90 होगा, तब आपका वर्क जीरो से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। जब आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, तब आपका जो वर्क है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, मतलब जीरो से कम होगा। तो जीरो से कम होगा तो इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव क्या होगा, तब क्या होगा, वर्क हमारा नेगेटिव होगा। अब जीरो कब होगा, जब 90 डिग्री, जब थीटा हमारा 90 हो, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, थीटा जब 90 डिग्री है तब आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है, जो कॉस 90 होता है, वो आपकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की जीरो होती है। क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम देख लेते हैं सिचुएशंस दैट अफेक्ट द साइन ऑफ वर्क। सिचुएशंस दैट affect the साइन ऑफ वर्क। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये तो आपने पढ़ लिया, ये न्यूमेरिकल बेस था, आपको डायरेक्ट समझ आ गया कि हाँ हाँ, अगर हम
cos थीटा की वैल्यू ये रखेंगे तो ये होगा, cos थीटा की वैल्यू ये रखेंगे तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ये सब आपको समझ आ गया कि cos थीटा की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड है। अब cos थीटा की वैल्यू किस कंडीशन में लगेगी वो एक बार हम देख लेते हैं, सिचुएशन देख लेते हैं जो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं किसके साइन को, वर्क के साइन को। कैसे? फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर देखिए, अगर ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, मान लेते हैं वुडन ब्लॉक है, इसको कोई लेके जा रहा है अपने साथ एक बड़े से बॉक्स में रख के, और वो आगे ये मान लीजिए इसमें लेके जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, वो इसको लेके जा रहा है अपने साथ, खींच के लेके जा रहा है इसको वुडन ब्लॉक को। मान लीजिए मैं मान लेती हूँ 50 kg का है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, लेके जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन कोई और आता है, कोई और आता है, उसने क्या करा, उसने क्या करा, इसको धक्का लगवाया इसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया। जब उसी डायरेक्शन में, इसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वर्क कैसा हो रहा है, ये वर्क हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सब बताइए एक बार देख के, क्या वर्क हमारा पॉजिटिव है इस कंडीशन में या नहीं है, जल्दी बताइए, क्या पॉजिटिव वर्क है या नहीं है, पॉजिटिव वर्क है, ठीक है, क्लियर। अब यही आदमी आके यहाँ से बोले कि नहीं यहाँ नहीं जाएगा आगे, तुम इसे पीछे ले जाओ, और वो यहाँ पर फोर्स लगाने लग जाए, अपोज करने लग जाए यहाँ की तरफ, उल्टे की तरफ क्या लगा रहा है, इसे फोर्स लगा रहा है। तो अब बताइए क्या होगा। अब हम लिख लेते हैं सेकेंड लाइन, फोर्स अपोज, फोर्स अपोजेस मोशन, फोर्स अपोजेस मोशन, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी मोशन हो रही है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो अब हमारा वर्क क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कोई जैसे मूव करता हुआ रहा है, मूवमेंट हो रही है उसकी, हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसे पीछे ले जा रहे हैं, तो यानी अब हमारा जो वर्क हो गया वो कैसा हो गया, नेगेटिव वर्क। कैसा वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क। क्या सभी को ये क्लियर है, क्या सभी को ये क्लियर है कि अगर हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेगेटिव वर्क होगा, क्लियर है सभी को, बता दिया मैंने डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन आपकी क्या है, फोर्स इज 90 डिग्री टू, आपको दिख रहा है, हाँ जी, फोर्स इज 90 डिग्री टू मोशन, फोर्स क्या है, 90 डिग्री है मोशन के, तो मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री होगा तो, 90 डिग्री होगा तो वर्क कैसा हो जाएगा, जीरो, तो यहाँ मैं लिख दूं जीरो, जीरो, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट, या फिर अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, इज नॉट इन मोशन, क्लियर, मोशन में नहीं है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो मोशन में नहीं है, तब भी हमारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। क्या क्लियर है सभी को ये, क्या ये सभी को क्लियर है। देखिए, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे तब मैंने आपको बताया कि आपने होल्ड करके रखा किसी वाटर के ग्लास को, अपनी बकेट को या किसी सामान को, आप खड़े हो एक जगह पे, तो कोई आपने मूवमेंट नहीं करी, तो डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करी, तो जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी, ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में नहीं है, कैसा है वो, रेस्ट में है, किस में ऑब्जेक्ट, रेस्ट में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो। मुझे लगता है आपको ये नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसे हटा के इधर लिख देती हूँ, जो फोर्थ फोर्थ है आपका वो मैं उसे इधर लिख देती हूँ। थर्ड तक तो सभी को दिख रहा है, हाँ जी। तो जो फोर्थ लाइन है आपकी वो ये है, क्या, when object is
नॉट इन मोशन, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, तब आपका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मैंने बताया था आपको होल्ड करके रखेंगे बकेट को लेके और बैग को लेके आप खड़े हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मोशन में नहीं है ऑब्जेक्ट, तब आपका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक बार साइन से भी बता दिया, एक बार मैंने आपको किससे बता दिया, वैसे भी। देखिए अब एक बार मैंने क्या बताया आपको, टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन कितने होते हैं, पॉजिटिव, 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल आपका क्या होता है, एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कितना है आपका एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 90 डिग्री। जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका, जीरो से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, ये तो हम हम बात कर रहे हैं कि जब वो पूरी तरीके से डिपेंड है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा के हम थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड देख रहे हैं कि कैसा कैसा होगा। नेगेटिव कब होगा, जब हमारी थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्क क्या हो जाएगा हमारा, जीरो से कम। क्लियर, अब जीरो कब होगा, जब जब थीटा जो है हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे cos 90 होता है, वो जीरो होता है, तो इसलिए हमारा पूरा वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, जो पूरा वर्क है हमारा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको क्या बताया, सिचुएशन दैट अफेक्ट द साइन ऑफ वर्क। ऐसी सिचुएशन कौन सी हैं जो क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी वर्क के साइन को। कैसे कैसे, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कब जीरो है। जब फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब भी हम कोई चीज मूव कर रही है और हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, वर्क डन कैसा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। कैसा हुआ है, पॉजिटिव। अगर कोई चीज इधर से चलती हुई आ रही है और मैं उसको अपोजिट अपनी डायरेक्शन से अपोज कर, उसकी मूवमेंट से अपोज कर रही है ना, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, तो वो कैसा फोर्स होगा, वो जो है वो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव वर्क। तब वर्क कैसा होगा, नेगेटिव वर्क। अब अगर जो फोर्स है वो 90 डिग्री लग रहा है, मैंने आपको बता दिया, तो वर्क क्या होगा, जीरो। और अगर ऑब्जेक्ट जो है मोशन में नहीं है, रेस्ट में वही है ना, मैंने आपको समझे रेस्ट में, तब भी मोशन क्या होगा, जीरो। तब भी क्या होगा, मोशन जीरो। तो मैं आपको एक बार इसकी एग्जांपल लिखवा देती हूँ, क्योंकि इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपको जो साइंस पढ़नी है वो इसी तरीके से पढ़नी है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल है वही एग्जाम में आते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बकेट लेके खड़े हैं पिछले 2 घंटे से, तो आप बताइए आपने कितना वर्क डन किया है। आप इतने फोर्स से, आप 40 न्यूटन के फोर्स से एक वुडन ब्लॉक को मूव कर रहे हैं और वो मूव नहीं हो पा रहा है ना, कोई डिस्टेंस नहीं, उसने ट्रेवल नहीं करी, मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो बताइए वर्क डन कितना हुआ है। तो आप तो उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे और बता देंगे कि हाँ उतना ही हुआ है, 50 डिग्री जितना 50 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, है ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसको टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए कि इसमें क्या गिवन है, क्या चीजें नहीं है। देखिए अब कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जहां पर क्या है, आपका वर्क जीरो होता है। क्या होता है, वर्क जीरो होता है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिर हम करेंगे। देखिए अब कैसे कैसे काम हो रहा है वो हम एक बार नोट कर लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल, फिर आप इनको नोट कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन डज मैन डज पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क लिफ्टिंग बॉक्स, लिफ्टिंग बॉक्स। ठीक है, बॉक्स को उठाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका, अभी मैंने वहां पे मैं कुछ लिखूंगी इसलिए मैंने आपको वहां पे इसलिए वो ब्लैंक छोड़ दिया है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है मैन डज नेगेटिव वर्क लोअरिंग बॉक्स, मैन डज नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क लोअरिंग बॉक्स, लोअरिंग बॉक्स। थर्ड है आपका, थर्ड है आपका वेट लिफ्टर होल्डिंग, वेट लिफ्टर
वेट लिफ्टर होल्डिंग द बार इन अ stationary position. एंड लास्ट वन एंड फोर्थ एंड लास्ट वन आपका है कुली कैरिंग लगेज ऑन हिज हेड. कुली कैरी लगेज ऑन हिज, लेकर जा रहा है, ठीक है, लेकर जा रहा है. देखिए, जब कोई आदमी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, यानी लिफ्टिंग बॉक्स, उसने बॉक्स लिया नीचे से और उठा लिया, ठीक है, अपने हाथों में उठा लिया. अब जब उसने बॉक्स को उठाया है, अब मेरे को ये बताइए कि ग्रेविटी वहां पर कैसा वर्क कर रही है. अगर मैं जी की वैल्यू पूछना चाहूँ, यहाँ पे ग्रेविटी, यहाँ पे सबका आपको जी की वैल्यू बतानी है, तो ग्रेविटी यहाँ पर कैसे काम कर रही है. उस आदमी ने लिया, एक आदमी ने लिया, एक बॉक्स को जमीन से उठा के रख लिया, अपने पास आ गया. तो ग्रेविटी कैसे कर रही है, अगेंस्ट ग्रेविटी वो काम कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी क्या कहती है कि अर्थ की तरफ सारी चीजें जाएंगी, अर्थ अट्रैक्ट करेगी, यानी मैं ऊपर ही फेंकूंगी तो वापस नीचे आएगी, बट वो लिफ्ट कर रहा है, ऊपर उठा रहा है. तो ग्रेविटी यहाँ पर कैसे वर्क करेगी, नेगेटिव. ग्रेविटी होगी कैसी, नेगेटिव. क्लियर. अब अगर वो उसी बॉक्स को नीचे रखे, मैं हाथों में उठा लिया, अब उसको वो नीचे रख रहा है, तो जब वो नीचे रखेगा तब ग्रेविटी कैसी होगी, पॉजिटिव. तब ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव. क्लियर है सभी को, ये सभी को क्लियर है, ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव. अब यहाँ लिखा है वेट लिफ्टर है, वो होल्ड करता है बार को एक स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब ऐसे बार लेके ऐसे खड़ा हुआ है. अब मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि कोई स्टेशनरी पोजीशन में लेके खड़ा है, सिर्फ वेट को लेकर वो खड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई मोशन नहीं हो रहा, कोई वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, तब वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ पर जो आपका वर्क है वो क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू 0. क्लियर. अब यहाँ पर ये वाला बताइए, एक कुली है, वो कैरी करके जा रहा है, वो लगेज को लेकर जा रहा है, तो जो उसका, अब मैं यहाँ पे बात करूँ जी की, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, वो लेकर जा रहा है यानी उसने उठाया होगा, जब वो उठाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी ग्रेविटी, जब वो उसे वापस से रखेगा तो पॉजिटिव हो जाएगी. और यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन होगा. अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो यहाँ पर वर्क डन होगा, ठीक है. तो यहाँ पर वर्क होगा, क्यों, क्योंकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. उसने कुछ फोर्स भी लगाया है उस लगेज को ले जाने के लिए, और कुछ डिस्टेंस तक वो मूवमेंट भी करिए, चल के गया है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करिए उसने. तो हमारा वर्क क्या कहता है कि फोर्स, जब भी हम फोर्स लगाएंगे और डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो इसका मतलब वर्क डन हुआ है. तो मैंने आपको 4 चीजें बता दी, 4 कंडीशन बता दी, ठीक है. ये आपको याद रखना है, ये जी के रेस्पेक्ट में ही पूछा जाता है कि वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव होगा, 0 आपका वर्क कब होगा. क्लियर. ये सब मैंने आपको बता दिया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हमारा एनर्जी. क्या है नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी. अब एनर्जी की तरफ बात कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं. चलिए हेडिंग डालिए एक बार, एनर्जी. एनर्जी क्या होता है आपका, एनर्जी बताइए एक बार. क्या होता है एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. देखिए क्या मैंने क्यों बोला ऐसा, आपको भी पता चल गया होगा. ऐसा क्यों कहा, मान लीजिए आपने सुबह से शाम हो गई, आपने कुछ नहीं खाया, ठीक है, मान लेते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, हमें लो फील हो रहा है, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, है ना. इस तरीके से आप सोचेंगे ना, ठीक है. तो इस तरीके से आप बोलेंगे, तो यानी आपके अंदर एनर्जी नहीं है, इसका मतलब कि आपकी कैपेसिटी नहीं है किसी काम को करने की, आप कैपेबल नहीं है किसी काम को करने की. इस कंडीशन में जब आपने खाना वाना नहीं खाया, मान लेते हैं खाना वाना खा लेंगे फिर आप ठीक हो जाएंगे,
तो एनर्जी क्या हो गई, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की जो कैपेसिटी होती है आपकी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, ये क्लियर है। चले अब मैं मान लेती हूँ आपके पास बहुत एनर्जी, आज आपने अच्छे से खाया पिया मस्त एकदम, आप एकदम फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है, तो आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए जरा, करेंगे ना। यानी मैं अगर ऐसे बोलना चाहूँ कि मोर एनर्जी, मोर एनर्जी मोर वर्क, ऐसा है या नहीं है, ज्यादा एनर्जी होगी आपके पास तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बताइए जरा, कर पाएंगे ना। तो अब हम एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एनर्जी कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है। तो जो फर्स्ट है हमारी वो क्या है, फर्स्ट का नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी। क्या है हमारी फर्स्ट वन, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहेंगे हम इसे, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बता रही। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों को मिला के, दोनों को ऐड करके, दोनों का सम करके, उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं पहले कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तभी हमें पता चलेगा कि मैकेनिकल एनर्जी निकलेगी कैसे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क, द एबिलिटी of an object to perform work due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितनी भी एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है, उसके अंदर मूवमेंट है, अगर वो मोशन में है, तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे, कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है वहां पे, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जब भी कोई भी ऐसी एनर्जी जहां आपको दिख रहा है कि एनर्जी लग रही है किस फॉर्म में, मोशन की फॉर्म में, तो हम उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। क्या कहेंगे हम उसे, काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसकी वजह से लगती है ये, हाइट की वजह से। और ये कैसी एनर्जी होती है, स्टोर्ड एनर्जी, यानी ये स्टोर्ड रहती है, स्टोर्ड, क्योंकि हाइट है ना, सॉरी, तो हाइट की वजह से क्या रहेगी, स्टोर्ड रहेगी, स्टोर्ड एनर्जी। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होता है, चेंज होता है शेप में और साइज में, चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, चेंज होता है किसमें, शेप में और साइज में। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को। अब एक बार मैं फॉर्मूला लिखवा दूं दोनों का, काइनेटिक एनर्जी का और इसका। काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो मोशन के ऊपर डिपेंड है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, mgh, यानी हाइट के ऊपर डिपेंड है। क्लियर, किसके ऊपर डिपेंड है, हाइट के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, स्टोर्ड एनर्जी होती है हाइट की वजह से। जैसे ये फैन है, अगर यहाँ पर फैन लगा हुआ मान लीजिए, तो उसकी कुछ हाइट है पर्टिकुलर फ्लोर से,
तो उसके उसमें जो मूवमेंट में जो उसको मूव करा रही है, घूम रहा है पंखा, उसकी उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम हाइट मेजर करेंगे, फिर ग्रेविटी और उसका जो मास है पंखे का, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये स्टोर्ड एनर्जी है क्योंकि किसी की मूवमेंट की वजह से नहीं आ रही, और ये चेंज करती है शेप और साइज। कैसे चेंज करती है शेप और साइज, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हम दबाते हैं, उसे छोड़ते हैं, तो क्या होती है इसकी शेप और साइज में चेंज आता है, नहीं आता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज कर देती है शेप और साइज को भी। क्लियर क्लियर, ठीक है। अब ये भी आपके, अब इन दोनों के सम को हम क्या बोल देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो आप सुन लीजिए, जैसे आपने हथौड़ा लिया, आप हथौड़े को ऐसे मार रहे हैं, तो वहां पर हाइट भी है थोड़ी सी, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी है, और उसमें मोशन हो रहा है तो इसलिए आपकी काइनेटिक एनर्जी भी है। क्लियर, दोनों एनर्जी का सम लगा के हमने क्या बना दिया, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एनर्जी का देख लेते हैं कि कौन सी एनर्जी किस में ट्रांसफर होती है और कैसे बनती है। मतलब एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन। क्यों, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एक ये हमारा एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद में आपको एग्जाम्पल से। क्लियर, देखिए ये एक लाइन है, लिख लीजिए जरा। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड cannot be created nor be destroyed, nor be destroyed। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं। और ये क्या है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर, अब हम जरा देख लेते हैं, जब हम बना नहीं सकते, हम उसे खत्म नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल में, ठीक है, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में। तो अब एक बार हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, थोड़े से मैं नोट भी करा चुकी हूँ, थोड़े से और कराती हूँ। लाउड स्पीकर है हमारा, माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन। और किसके बारे में लिखेंगे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। और किसके बारे में लिखेंगे, जनरेटर के बारे में, जनरेटर के बारे में। और हम लिखेंगे बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। और 6 हम लिखेंगे एंड लास्ट इज सोलर सेल। क्या लिख रहे हैं हम, सोलर सेल। अब मेरे को आप बताइए, फटाफट फटाफट बता दीजिए किसमें किसका कन्वर्जन हो रहा है। लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं लाउड स्पीकर को और आवाज आती है, साउंड आता है, तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है, साउंड एनर्जी में, है ना, साउंड में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, हम आवाज देते हैं और उधर जाके सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं और सिग्नल वहां पहुंच जाते हैं, यानी इसका अपोजिट काम कौन कर रहा है, साउंड है। साउंड एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल में। किस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, हमने क्या बोला, ये किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी से लगाते हैं और क्या होता है हमारा काम करती है, ये पानी को ऊपर तक पहुंचाती है, तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल में। किस में कन्वर्ट करेगी, मैकेनिकल में। और जो हमारा जनरेटर होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। हमारा जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या करता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को लाइट में, इलेक्ट्रिकल जो हमारी एनर्जी होती है उसे किस में कन्वर्ट करता है,
लाइट में और हीट, लाइट एंड हीट, क्लियर। और जो सोलर सेल होती है वो हमारी क्या करती है, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। किसको, हीट को, या फिर किसको, हीट को ही बोलेंगे हम इसे, हीट को या सोलर को बोल दीजिए। किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल में। देखिए ये क्या है, मैंने कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऑब्जेक्ट लिखवाए हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं किसका, एनर्जी का, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्योंकि एनर्जी ना तो बन सकती है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, सिर्फ वो क्या करेगी, कन्वर्जन करेगी अपनी फॉर्म का, क्लियर। जैसे फर्स्ट लिखा है मैंने लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम उसे प्लग लगाते हैं उसमें और हमें आवाज आती है, क्लियर। उसके बाद माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। हम आवाज देते हैं इधर से और उधर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज होता है, फिर वापस से आवाज चली जाती है, उसे बोलते हैं माइक्रोफोन। इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, जो बल्ब होता है हमारे पास, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में और हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो सोलर सेल होती है वो आपकी हीट कैप्चर करती है, लाइट कैप्चर करती है और इसे किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर हो गया सभी को, ये आगे बढ़े, क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो क्या है हमारे पास, पावर। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में, कि पावर होता क्या है, क्लियर। अब मैंने आपको एनर्जी पढ़ा दिया, वर्क डन भी पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए, एक दो न्यूमेरिकल्स और बता दूंगी, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी अभी बताऊंगी। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पावर होता क्या है। पावर क्या होता है आपका, पावर इज द, क्या लिखेंगे, पावर इज द रेट एट विच, पावर इज द rate at which, rate at which energy is transfer, or which energy is transfer, energy is transferred, energy is transferred or transfer, or the rate at which, the rate at which, the rate at which work is done, वर्क इज डन, ठीक है, काम किया जाएगा। कैसे, पावर एक ऐसा रेट है, पावर क्या है, एक जो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, या फिर ऐसा रेट है जिससे काम किया जाता है। यानी कि पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम शक्ति बोलते हैं, शक्ति। यानी जिस रेट से हम काम कर रहे हैं, किसी काम को हमारे द्वारा करा जा रहा है, जिस एनर्जी से हम काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं हम उसे, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू, पावर इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया टाइम से, तो क्या हो गया, वो पावर में कन्वर्ट हो गया, पावर बन गया, क्लियर। और अगर हम इन शॉर्ट वैसे लिखना चाहें, P बराबर क्या होता है, ये डिवाइड बाय टी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी का, एनर्जी की बात की हमने, यहाँ पे वर्क की बात की है, दोनों फॉर्मूले सही हैं। या फिर अगर हम इसमें लिखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना टाइम लग रहा है उसे एनर्जी को ट्रांसफर होने में, क्लियर, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर। तो ये आपके दोनों तीनों फॉर्मूले हैं, मतलब ये तो दो तो मैंने वैसे लिखे हैं, है ना, और ये आपके एक मैंने वैसे लिख दिया है आपका नंबर्स में, ठीक है। तो ये क्या है, आपके तीनों फॉर्मूले हैं जो कि ठीक है। ये आपकी पावर की डेफिनेशन है, क्या है, पावर एक ऐसा रेट है जिससे रेट से हम कोई काम करते हैं, कोई वर्क डन करते हैं, या फिर हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, क्लियर, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर, जितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई और डिवाइड बाय जितना टाइम हमने उसको लिया है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, क्लियर। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, इसकी यूनिट। यूनिट वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप बताइए, नहीं तो आप बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए क्या यूनिट है इसकी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वॉट। क्या है इसकी ऐसा यूनिट,
वॉट। क्लियर। एसआई यूनिट क्या है पावर की? वॉट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखनी, जैसे 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं? 10 की पावर 3 वॉट। 10 की पावर 3 वॉट। 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 1 मेगावाट में कितने होते हैं? 10 की पावर 6 वॉट। 10 की पावर 6। और 1 हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 7 4 6 वाट। कितने होते हैं? 7 4 6 वाट। ठीक है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये हैशटैग लगा लीजिए इसमें और इसे लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। क्यों लिखा है मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि एक हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है। आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे इसके पास 764 746 756। तो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि 746 होती है। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट। 1 मेगावाट कितना होता है? 10 टू द पावर 6 वॉट। और 1 किलोवाट क्या होता है? 10 टू द पावर 3 वॉट। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है? अब आपकी आती है एक लास्ट बची है जो आपकी, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी क्या होती है? E बराबर P इंटू टाइम T। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। क्या होती है? पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं? आपकी पावर इंटू टाइम। आपने देखा होगा ना इलेक्ट्रिक एनर्जी का आपका कंजप्शन, आपका बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आपकी कंजप्शन लिखी होती है। तो वो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कि कितनी पावर यूज की गई है, यहाँ से पता चलता है वॉट के उसमें, और कितने टाइम तक यूज की गई, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? हम यूनिट तो यहीं से बना लेते हैं इसकी। कैसे? पावर की क्या होती है? वॉट। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। टाइम की क्या होती है? सेकंड। या फिर आप ठीक है, ये हो गई। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें इसकी, चलिए ऐसा यूनिट लिख डायरेक्ट, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा यूनिट की बात करें अगर हम इसकी, तो ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोवाट। किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। ठीक है। मल्टीप्लाई में इसमें साथ में हमने आवर को ऐड कर दिया है। ये सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बताइए जरा। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे पावर के बारे में। पावर क्या होती है? जिस रेट से किसी एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है या जिस रेट से किसी काम को किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। पावर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। तो पावर होता क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम या फिर एनर्जी ट्रांसफर डिवाइड बाय टाइम। क्लियर? तो हम उसे डिनोट करते हैं, एक हम लिख देते हैं ट्रायंगल ई। ट्रायंगल ई की ट्रायंगल क्या डिनोट कर रहा है? कि एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी में चेंज हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई है। और डिवाइड बाय टी। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए एसआई यूनिट तो है, ये सारी भी है। 1 किलोवाट की वैल्यू क्या होती है? 10 टू द पावर 3 वॉट। 1 मेगावाट की वैल्यू क्या होती है? 10 टू द पावर 6 वॉट। 1 हॉर्स पावर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है? 746 वॉट। 746 वॉट। इसको याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, दीवार पे लिख लीजिए। क्या? 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है? 746 वॉट। उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालने के लिए क्या करेंगे? पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? किलो वॉट आवर। क्या? किलो वॉट आवर। पर नहीं लगाया मैंने डिवाइड नहीं किया है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में थी, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे किलो वॉट आवर। क्लियर हो गया सभी को? ये जो चैप्टर है आपका वर्क पावर एनर्जी क्लियर हो गया? तो चलिए फिर इस क्लास में यहीं खत्म करते हैं। लास्ट की वीडियो से आप देख लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाइए, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।